हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी, 7 फेरे, जो मेरी सेकंड बुक वो कुछ जानी कुछ अनजानी से ली गई है। तो इसमें आपने देखा था कि देवेश है, वो गवर्नमेंट सर्विस में है और उनकी 2 बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं। ईशा, बड़ी बेटी का नाम ईशा है और ईशा अपने पापा की बहुत दुलारी है, बहुत ही राज दुलारी बिटिया है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और उसके पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है बचपन से ही। और पापा ने उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करी है। गेम्स में भी अच्छी है, स्विमिंग भी करती है, पढ़ने में भी अच्छी है, हर तरीके से अच्छी है। तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो बाहर पूना चली जाती है, एमबीए करती है, फिर उसकी जॉब लगती है और उसके बाद उसके लिए इतनी अच्छी लड़की थी, मैरिज के ऑफ़र्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हालांकि ईशा का मन नहीं था, वो चाहती थी कि विदेश जाकर पढ़े, लेकिन कुछ सोसाइटी के प्रेशर ने और कुछ एज, हालांकि बहुत कम थी उसकी एज, 26-27 साल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी उसके मम्मी पापा ने तय कर दी। और बहुत अच्छी फैमिली थी, 2 भाई थे, बड़े भैया भाभी थे और छोटा बेटा था अनुराग, जो कि एमटेक था और एक एमएनसी में काम करता था। तो बस बहुत ही अच्छे से ईशा की शादी होती है और मम्मी पापा उसको विदा करते हैं लाल स्विफ्ट डिज़ायर में, नई कार में। वो अपने पिया के घर की ओर चली जाती है। और विदा के बाद मम्मी पापा दोनों थक के, बुरी तरीके से थक के सो जाते हैं और अपनी चेक बुक और कैश ताऊ जी ताई जी को दे देते हैं कि अब बचे हुए पेमेंट्स आप लोग ही करिए। अब इसके आगे की कहानी है। दिन के 2 बज रहे थे। किसी ने देवेश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर तेज दस्तक से देवेश की हड़बड़ाहट भरी नींद खुली थी। ऐसा लगा जैसे बाहर कुछ शोर सा है। चित्रा अभी भी नींद बेहोशी में पड़ी थी, जैसे कई महीनों की नींद पूरी कर रही हो। चेहरे पर संतोष का भाव, हर काम अच्छी तरह से हो गया था। आधी नींद में उठकर देवेश ने दरवाज़ा खोला। अस्त व्यस्त कपड़े, बिखरे बाल और आधी मुंदी सी आँखें। क्या हुआ भैया? बाहर होटल के दलान में अभी भी मंडप लगा हुआ था और केटर के आदमी कुर्सियाँ फोल्ड करते हुए अपना सामान पैक कर रहे थे। बड़े भैया नरेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्होंने दुर्बल आवाज़ में कहा, नीचे चलो देवेश। और देवेश वैसा ही नींद में भरा उनके पीछे पीछे चल दिया था। होटल के रिसेप्शन में 4 आदमी बैठे थे, जो खुद को लड़के वालों के संबंधी बता रहे थे। क्या हुआ? ये कौन लोग हैं और यहाँ कैसे हैं? देवेश ने कुछ झुंझला कर कहा। देवेश अनर्थ हो गया और नरेश भैया रोना जब्त नहीं कर सके थे। क्या हुआ? हमारी ईशा। और बाकी के शब्द उनके रोने में छुप गए थे। उन आगंतुकों में से एक व्यक्ति ने बताया कि बनारस से निकलने के 1-1.5 घंटे बाद थके मांदे बारातियों में से कुछ की फरमाइश पर कहीं गाड़ियां रोककर चाय पी गई थी। उसके बाद दूल्हे की बड़ी भाभी अपनी गोदी के छोटे बच्चे को लेकर बस में शिफ्ट हो गई और उनके स्थान पर अनुराग के चाचा जी ड्राइव करने के लिए कार में आ गए, जिससे बड़े भाई पराग को थोड़ी देर का आराम मिल सके। कार आगे आगे जा रही थी और पीछे पीछे मध्यम गति से बस चल रही थी। ये किस्सा उसके बाद का ही हुआ बताया जाता है। रात भर के जागे अनुराग और ईशा कार में पीछे की सीट पर मीठी नींद में सो गए थे। अनुराग की बाहों में ईशा चारों ओर से लिपटी हुई थी और उसका सिर पति के कंधों पर था। प्यार और स्पर्श की नई नई अनुभूति। चाचा जी और पराग में उम्र का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। चाचा जी पास वाली आगे की सीट पर बैठे पराग के साथ
हंसी ठिठोली करते हुए कार चलाते जा रहे थे। ड्राइविंग सीट से हटकर आराम से बैठने को मिला तो पराग को भी नींद के झोंके सताने लगे और चाचा जी के साथ हाँ हूँ करते करते उसकी नींद लग गई। रात भर सब जगह थे, फेरों में और सब में खूब मस्ती की थी। पक्का तो किसी को पता नहीं, पर शायद रात भर के जागे चाचा जी को भी अचानक झपकी लग गई होगी। यह जो भी कारण रहा हो, कार अनियंत्रित होकर सामने तेजी से आते ट्रक से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पराग और चाचा जी दोनों के शरीर कार और ट्रक के बीच बुरी तरह कुचल गए थे। कार के परखच्चों के लाल लाल टुकड़े और दूसरे पुर्जे इधर उधर बिखर गए। ईशा की चुनरी और अनुराग की शेरवानी बुरी तरह खून में सन गई थी। ससुराल की देरी पर कदम रखने के पहले ही वह नवविवाहिता हाथों में हाथ थामे अपने जीवन साथी के साथ सोते सोते ही इस दुनिया से कूच कर गई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना विलंब किए नरेश ने एक दूसरी गाड़ी बुलवाई। जल्दी से अपने और देवेश के दो जोड़ी कपड़े एक ब्रीफकेस में लिए देवेश को साथ लेकर घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। लेकिन उनके मन के किसी कोने में अभी भी ये झूठी आस मरी नहीं थी कि हो सकता है ये खबर गलत ही हो। लेकिन जब पिचकी हुई लाल गाड़ी के पास उसने खामोश सोती अपनी गुड़िया की मृत पड़ी देह को देखा तो जैसे उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। देवेश तो जैसे एकदम बहक ही गया। अरे मार डाला रे, मेरी बिटिया को मार डाला। अरे मैंने क्या नहीं दिया था दहेज में, वो सब तो दिया था जिससे मेरी बेटी आराम से रहे, खुश रहे। फिर मेरी बिटिया को कैसे खा गए। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। आखिर ऐसी कैसी गाड़ी चलाई, एकदम नई गाड़ी थी लाखों की। दुल्हन को बस में क्यों नहीं बिठाया सबके साथ। कुछ समझदार व्यक्तियों ने उसको शांत कराने की कोशिश की कि अनाप शनाप बातें मत करो। उस घर के भी एक साथ 3 दीपक बुझ गए हैं। लेकिन उस पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया। वह चिल्लाता जा रहा था, रो रहा था, सिर पीट रहा था। आखिर इतनी प्यारी गुड़िया उसकी चली गई थी। दाह संस्कार के लिए दुल्हन को ससुराल ले जाया गया। वहाँ हाहाकार मच गया। जितने मुँह उतनी बातें। एक घर के 3 चिराग एक साथ बुझ गए। आहा, नई बहू ने तो ये भी नहीं जाना कि पति क्या होता है। कैसी देवी थी, लाल चूनर ओढ़े पति के साथ ही चली गई। कितनी भाग्यशाली है ऐसा अटूट प्रेम का बंधन। पति के साथ ही चिता में पड़ेगी। वह अनछुई कली, माँ पापा की लाडली, सास ससुर के घर की लाज। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर अनुराग की मम्मी बेहोश हो गईं और पापा बेसुध से एक तरफ खड़े थे। जिस घर में कल तक शहनाइयाँ गूंज रही थीं, आज वहाँ फर्श पर दरिया बिछी थी। दुल्हन के गृह प्रवेश के पूर्व ही बेटा बहू की फोटो पर फूलों की माला चढ़ गई थी। बीच बीच में दुल्हन के पिता देवेश का विक्षिप्त सा प्रलाप सुनाई दे जाता। वह चिल्ला पड़ते थे, अरे अभी इन बच्चों ने देखा ही क्या था। सारे गहने कपड़े यूं ही रखे रह गए। मेरी बेटी मैं छोड़ूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। बड़े भैया नरेश उसका हाथ पकड़े उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि किसके खिलाफ मुकदमा करेगा। उसके जिसने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया और लक्ष्मण से सगे भाई को। अरे उस माँ की सोच, उस अबला की सोच जो दूध मुँहे बच्चे के साथ विधवा हो गई। उस चाची की सोच जो बेवक्त बेवा हो गई। अब उसके बच्चे किसका मुँह देखेंगे। इनके आगे हमारा दुख तो बहुत कम है। किसी तरह मृतकों के अंतिम संस्कार का कार्य संपन्न कराया गया।
बुझे बुझे से देवेश और नरेश एक रिक्तता के साथ वापस लौटा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह यथावत बीतता जाता है। हवा यूं ही चलती रहती है, सूरज चांद वैसे ही चमकते रहते हैं और जीवन पुनः अपने ढर्रे पर चल पड़ता है। धीरे धीरे देवेश ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और चारा भी क्या था, जाए हुए गए हुए कभी वापस नहीं लौटते। उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दिन रात गुजरते जा रहे हैं और जीवन बीत रहा है, लेकिन अभी भी जब कभी शाम को टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी बजती है तो देवेश को लगता है जैसे ईशा की चहकती आवाज़ उधर से आएगी, यह पूछने को कि पापा आप कितनी देर में आएंगे, आई मिस यू, आई लव यू पापा। ऐसे अनहोनी, ऐसी दुर्घटना ना कभी देखी ना कभी सुनी। ईशा और अनुराग पर ना जाने किस जन्म का कर्ज था जिसको चुकाने के लिए उन्होंने इस बार जन्म लिया था। कभी कभी लगता है कि शायद ईशा और अनुराग किसी एक जन्म में लिए गए 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन पूरा करने के लिए ही आए थे और इस जन्म में 7 फेरे लेते ही दोनों अपना वचन निभाकर मुक्त हो गए। एक अनोखी जोड़ी, एक अनोखा प्यार, एक अटूट बंधन। लेकिन माता पिता का दुख, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। यद्यपि एक सत्य घटना से प्रेरित है, लेकिन सभी पात्रों के और सबके नाम मैं बदल देती हूँ जिससे एकदम किसी को दुख ना हो सुन के। डायरेक्टली किसी के नाम मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन बहुत ही मार्मिक कहानी है और मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग के साथ में कि दिवंगत बच्चों के जो मम्मी पापा हैं, दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को और उनके माता पिता को सबको शांति मिले। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। नमस्कार।